हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे BSOC 103 इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी 2K, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 5, एग्जामिन द अप्रोच ऑफ फिनोमेनोलॉजी टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल रियलिटी। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें फिनोमेनोलॉजी का कॉन्सेप्ट समझाना है और ये बताना है कि ये सोशल रियलिटी को समझने में कैसे मदद करता है। हमें फिनोमेनोलॉजी की डेफिनेशन, इसका फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड और सोशियोलॉजिकल एप्लीकेशन एक्सप्लेन करना है। थिंकर्स जैसे एडमंड हुसल, एल्फ्रेड शट्स के आइडियाज बताने हैं और ये अप्रोच कैसे सोशल एक्शंस और मीनिंग्स को समझता है उसके एग्जाम्पल्स के साथ लिखना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। फिनोमेनोलॉजी एक फिलोसॉफिकल और सोशियोलॉजिकल अप्रोच है जो ह्यूमन एक्सपीरियंस और मीनिंग्स को समझने पर फोकस करता है। ये देखता है कि इंडिविजुअल्स अपने सोशल वर्ल्ड को कैसे परसीव और कंस्ट्रक्ट करते हैं। एडमंड हुसल ने इस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट किया और एल्फ्रेड शट्स ने इसको सोशियोलॉजी में एक्सप्लेन किया। यह सब्जेक्टिव रियलिटी और लिव्ड एक्सपीरियंसेस पर एम्फसाइज करता है। इस आंसर में हम इसके डेफिनेशन, फिलोसॉफिकल बेस, मेन थिंकर्स और सोशल रियलिटी को समझने में इसकी इंपॉर्टेंस डिस्कस करेंगे। मेन बॉडी। 1. फिनोमेनोलॉजी और उसके फाउंडेशंस। डेफिनेशन और ओरिजिन। फिनोमेनोलॉजी ग्रीक शब्द फेनोमिनो से आया है जिसका मतलब है जो दिखाई देता है। एडमंड हुसल ने 20वीं सेंचुरी में इस कॉन्सेप्ट को डेवलप किया। फिलोसॉफिकल बेस। हुसल का कहना था कि रियलिटी को समझने के लिए हमें अपने प्रीकंसीव्ड आइडियाज को साइड रखकर चीजों को जैसे एक्सपीरियंस होता है वैसा देखना चाहिए। इसको ईपोकी या फिनोमेनोलॉजिकल रिडक्शन कहते हैं। सब्जेक्टिविटी का फोकस। फिनोमेनोलॉजी ऑब्जेक्टिविटी के बजाय सब्जेक्टिविटी पर फोकस करता है, यानी लोग अपने एक्सपीरियंसेस को कैसे समझते हैं। 2. एल्फ्रेड शट्स और सोशियोलॉजिकल फिनोमेनोलॉजी। सोशियोलॉजी में एप्लीकेशन। एल्फ्रेड शट्स ने फिनोमेनोलॉजी को सोशियोलॉजी में अप्लाई किया और बताया कि सोशल रियलिटी शेयर्ड मीनिंग्स और डेली इंटरैक्शन से बनती है। की कॉन्सेप्ट्स। शट्स ने लाइफ वर्ल्ड, लेबेनशवेल्ट और इंटरसब्जेक्टिविटी जैसे टर्म्स दिए जो डेली लाइफ के एक्सपीरियंसेस और शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग को एक्सप्लेन करते हैं। एग्जाम्पल, जैसे लोग एक दूसरे को ग्रीट करते हैं, सिंपल एक्ट है, पर उसके पीछे के नॉर्म्स और मीनिंग सोसाइटी से सीखे गए होते हैं। 3. फिनोमेनोलॉजी और सोशल रियलिटी। लिव्ड एक्सपीरियंस पर फोकस। सोसाइटी को समझने के लिए फिनोमेनोलॉजी कहता है कि हमें इंडिविजुअल्स के डेली एक्सपीरियंसेस को एक्सप्लोर करना चाहिए। सोशल एक्शंस और मीनिंग्स। मैक्स वेबर का वर्स्टेहेन कॉन्सेप्ट भी फिनोमेनोलॉजी से रिलेटेड है, यानी मीनिंग्स को समझना। मेथड्स। इसके लिए क्वालिटेटिव मेथड्स जैसे इन-डेप्थ इंटरव्यूज, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन यूज होते हैं। एग्जाम्पल, हॉस्पिटल नर्सेस की केयर एक्सपीरियंस को समझना स्टैटिस्टिक्स से ज्यादा ये देखता है कि केयर उनके लिए क्या मीनिंग रखता है। 4. क्रिटिसिज्म और रेलेवेंस। क्रिटिसिज्म। कुछ लोग कहते हैं फिनोमेनोलॉजी ज्यादा सब्जेक्टिव है और साइंटिफिक रिगर कम है। ये कभी स्ट्रक्चरल फैक्टर्स को इग्नोर कर सकता है। रेलेवेंस। फिर भी फिनोमेनोलॉजी साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी और सोशियोलॉजी में इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मीनिंग मेकिंग प्रोसेस को हाईलाइट करता है। आज के डाइवर्स वर्ल्ड में ये आइडेंटिटी, जेंडर, कल्चर और मेंटल हेल्थ समझने में यूजफुल है। कंक्लूजन। फिनोमेनोलॉजी एक ऐसा लेंस है जो सोसाइटी को सब्जेक्टिव मीनिंग्स और लिव्ड एक्सपीरियंसेस के थ्रू समझता है। ये कहता है कि सोशल रियलिटी सिर्फ स्ट्रक्चर्स पर नहीं बल्कि इंडिविजुअल्स के परसेप्शंस पर भी बेस्ड होती है। हुसल और शट्स हमें बताते हैं कि सोसाइटी समझने के लिए हमें एक्टर्स की दुनिया में घुसना पड़ता है। क्रिटिसिज्म्स के बावजूद यह क्वालिटेटिव रिसर्च और सोशल साइंसेज में बहुत इंपॉर्टेंट है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 6. Explain the contributions of Durkheim to sociology of religion. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें एमिल डर्कहाइम के रिलीजन पर दिए गए में कॉन्ट्रीब्यूशंस को एक्सप्लेन करना है। हमें उनके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जैसे सैक्रेड प्रोफेन, कलेक्टिव कॉन्शियंस, रिचुअल्स और उनकी बुक द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ के पॉइंट्स कवर करने हैं।
फोकस यह है कि उन्होंने रिलीजन को एक सोशल फिनोमेनन के रूप में कैसे समझाया। आंसर। इंट्रोडक्शन। एमील डर्कहाइम सोशियोलॉजी के फाउंडिंग फादर्स में से एक थे और उन्होंने रिलीजन को समझने में बहुत बड़ा योगदान दिया। डर्कहाइम के लिए रिलीजन सिर्फ सुपरनैचुरल बिलीफ्स नहीं था, बल्कि एक सोशल सिस्टम था जो लोगों को जोड़ता है। उनकी फेमस बुक द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ में उन्होंने सबसे सिंपल ट्राइबल रिलीजन्स का स्टडी करके रिलीजन का एसेंस समझाया। सेक्रेड, प्रोफेन और कलेक्टिव कॉन्शियंस जैसे कॉन्सेप्ट्स उनके काम के मेन पिलर्स है। मेन बॉडी। 1. रिलीजन एक सोशल एक्टिविटी है। डर्कहाइम कहता है कि रिलीजन एक कलेक्टिव एक्टिविटी है जो लोगों को मोरल कम्युनिटी में जोड़ता है। रिलीजन सोसाइटी के बिलीफ्स और वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है और नॉर्म्स को रिइंफोर्स करता है। एग्जाम्पल, ट्राइबल सोसाइटीज में टोटम क्लैन के यूनिटी का सिंबल होता है। ये दिखाता है कि रिलीजन एक्चुअली सोसाइटी का हाई एक एक्सप्रेशन है। 2. सेक्रेड और प्रोफेन कॉन्सेप्ट्स। डर्कहाइम ने रिलीजन को समझने के लिए सेक्रेड और प्रोफेन का डिस्टिंक्शन दिया। सेक्रेड वो चीजें होती हैं जो स्पेशल और इंस्पायर करती है। प्रोफेन नॉर्मल डेली लाइफ है। एग्जाम्पल, ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिनल ट्राइब्स में टोटम पोल्स सेक्रेड सिंबल्स हैं जो क्लैन आइडेंटिटी को दिखाते हैं। 3. कलेक्टिव कॉन्शियंस और सोशल कोहीजन। रिलीजन कलेक्टिव कॉन्शियंस को स्ट्रॉन्ग बनाता है, यानी शेयर्ड बिलीफ्स और मोरल एटीट्यूड्स। रिचुअल्स और सेरेमनीज एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस क्रिएट करते हैं और सोशल सॉलिडारिटी को इंक्रीज करते हैं। डर्कहाइम ने एम्फसाइज किया कि रिलीजन सुपरनैचुरल से ज्यादा सोशल कोहीजन के लिए जरूरी है। 4. रिलीजन के फंक्शंस इन सोसाइटी। रिलीजन के कुछ मेन रोल्स होते हैं। मॉरल बाउंड्रीज और राइट रॉन्ग का सेंस क्रिएट करना, ग्रुप आइडेंटिटी और सॉलिडारिटी को स्ट्रॉन्ग करना, क्राइसिस के टाइम मीनिंग और ऑर्डर देना। एग्जाम्पल, फेस्टिवल्स और रिलीजियस गैदरिंग्स लोगों को एक साथ लाते हैं और इमोशनल सपोर्ट देते हैं। 5. द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ। इस बुक में डर्कहाइम ने ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिनीज का स्टडी किया जो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रिलीजन फॉलो करते हैं। कंक्लूजन। टोटम वर्शिप एक्चुअली सोसाइटी के वर्शिप का एक सिंबल है। मेन आइडिया, रिलीजन सोसाइटी के कलेक्टिव वैल्यूज को एक्सप्रेस और रिअफर्म करता है। 6. क्रिटिसिज्म्स और रेलेवेंस। क्रिटिक्स कहते हैं कि ट्राइबल सोसाइटीज पर फोकस मॉडर्न रिलीजन को एक्सप्लेन नहीं कर पाता। इंडिविजुअल स्पिरिचुअलिटी को अंडरएस्टिमेट करने का भी क्रिटिसिज्म है। फिर भी उनके आइडियाज आज भी रेलेवेंट हैं जब हम रिलीजन के सोशल इंपैक्ट और आइडेंटिटी फॉर्मेशन को स्टडी करते हैं। कंक्लूजन। डर्कहाइम ने रिलीजन को एक सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखने का तरीका दिया। उन्होंने दिखाया कि रिलीजन एक सोशल ग्लू है जो मॉरल ऑर्डर और आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है। आज भी उनके थियरीज कल्चर और कलेक्टिव लाइफ को समझने में हेल्पफुल है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 7. Compare and contrast Marx and Durkheim's views on division of labor. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें कार्ल मार्क्स और एमील डर्कहाइम के डिवीजन ऑफ लेबर पर व्यूज को कंपेयर और कॉन्ट्रास्ट करना है। मतलब हमें दोनों के आइडिया समझाकर सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस हाईलाइट करने हैं और उनके सिग्निफिकेंस को बताना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब है काम को अलग अलग हिस्सों में बांटना जहां हर व्यक्ति या ग्रुप एक स्पेसिफिक रोल करता है। यह सोशियोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्योंकि यह बताता है कैसे सोसाइटी में काम ऑर्गेनाइज होता है और लोगों के बीच संबंध बनते हैं। कार्ल मार्क्स और एमील डर्कहाइम ने इस कॉन्सेप्ट को अलग नजरिए से समझाया। मार्क्स ने इसे इकोनॉमिक और कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा, जबकि डर्कहाइम ने इसे फंक्शनल और सोशल कोहीजन के एंगल से समझाया। इस आंसर में हम दोनों के व्यूज को डिटेल में डिस्कस करेंगे और कंपेयर करेंगे। मेन बॉडी। 1. मार्क्स का नजरिया, पर्सपेक्टिव। इकोनॉमिक और कॉन्फ्लिक्ट व्यू। मार्क्स के लिए डिवीजन ऑफ लेबर कैपिटलिस्ट सिस्टम का कॉ था। ये तब आया जब प्राइवेट प्रॉपर्टी और क्लास सोसाइटी डेवलप हुई। रूलिंग क्लास प्रोडक्शन के रिसोर्सेज को कंट्रोल करती है और वर्किंग क्लास एलियनेशन का शिकार होती है। एलियनेशन, विमुक्ता। मार्क्स कहता था कि कैपिटलिस्ट सिस्टम में वर्कर अपने काम और प्रोडक्ट से जुड़ाव खो देता है। टास्क छोटे और रिपेटिटिव होते हैं जिससे वर्कर एक मशीन बन जाता है। एक्सप्लॉयटेशन और क्लास कॉन्फ्लिक्ट। मार्क्स के हिसाब से डिवीजन ऑफ लेबर क्लास गैप को बढ़ता है। कैपिटलिस्ट वर्कर के काम को तोड़कर उन्हें कंट्रोल करता है और उनसे ज्यादा मेहनत करवाता है कम पैसे में। हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म।
मार्क्स ने ये भी बताया कि डिवीजन ऑफ लेबर हर हिस्टोरिकल स्टेज में अलग होता है, प्रिमिटिव सोसाइटी से लेकर कैपिटलिज्म तक, और ये प्रोडक्शन के तरीके पे डिपेंड करता है। 2. डर्कहाइम का नजरिया, पर्सपेक्टिव। फंक्शनलिस्ट व्यू। डर्कहाइम कहता था कि डिवीजन ऑफ लेबर सोसाइटी के ग्रोथ और कॉम्प्लेक्सिटी का नेचुरल रिजल्ट है। यह एक्सप्लॉयटेशन नहीं बल्कि सोशल ऑर्डर को मेंटेन करने का एक तरीका है। मैकेनिकल वर्सेस ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी। डर्कहाइम ने 2 टाइप्स बताए, मैकेनिकल सॉलिडारिटी सिंपल सोसाइटीज जहां लोग सिमिलर होते हैं, और ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी मॉडर्न सोसाइटीज जहां लोग स्पेशलाइजेशन के थ्रू एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। मोरालिटी और सोशल बॉन्ड। डर्कहाइम कहता था कि डिवीजन ऑफ लेबर सिर्फ इकोनॉमिक नहीं, मोरल भी है। ये लोगों के बीच म्यूचुअल डिपेंडेंस क्रिएट करता है। पर उन्होंने एबनॉर्मल फॉर्म्स जैसे फोर्स्ड या अनॉमिक डिवीजन ऑफ लेबर के डेंजर्स भी बताए। पैथोलॉजिकल फॉर्म्स। अगर डिवीजन ऑफ लेबर को रेगुलेट ना किया जाए तो एनमी या नॉर्मलेसनेस आ सकता है, जिससे सोशल प्रॉब्लम्स बढ़ सकती है। 3. सिमिलैरिटीज और कंपैरिजन। दोनों ने माना कि काम और स्पेशलाइजेशन सोसाइटी के लिए इंपॉर्टेंट है। दोनों ने ये भी देखा कि डिवीजन ऑफ लेबर लोगों के बीच रिलेशंस को शेप करता है। दोनों ने मॉडर्निटी के इम्पैक्ट को एनालाइज किया। 4. की डिफरेंसेस। मार्क्स पावर और एक्सप्लॉयटेशन पर फोकस करता है, जबकि डर्कहाइम फंक्शन और इंटीग्रेशन पर। मार्क्स के लिए डिवीजन ऑफ लेबर कैपिटलिस्ट डोमिनेशन का टूल है, डर्कहाइम के लिए ये एक पॉजिटिव फोर्स है जब तक रेगुलेट हो। मार्क्स सॉल्यूशन के रूप में रिवॉल्यूशन की बात करता है, डर्कहाइम रेगुलेशन और मोरल एजुकेशन पे फोकस करता है। कंक्लूजन। टू कंक्लूड, मार्क्स और डर्कहाइम ने डिवीजन ऑफ लेबर को 2 अलग नजरियों से समझाया। मार्क्स ने एक्सप्लॉयटेशन और कॉन्फ्लिक्ट पे फोकस किया, डर्कहाइम ने कोहीजन और रेगुलेशन पे। दोनों के आइडियाज हमें ये समझाते हैं कि स्पेशलाइजेशन के फायदे भी होते हैं और खतरे भी। एग्जाम में इन दोनों को कंपेयर करके एक्सप्लेन करना जरूरी है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 8. Discuss the factors of social change. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि कौन से मेन फैक्टर्स सोसाइटी को बदलते हैं। इसमें टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, कल्चर, पॉलिटिक्स और एनवायरनमेंट जैसे एलिमेंट्स को एक्सप्लेन करना है, और एग्जाम्पल्स के साथ बताना है कि ये सब कैसे सोशल स्ट्रक्चर और रिलेशंस को इम्पैक्ट करते हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। सोशल चेंज का मतलब है सामाजिक संरचना, वैल्यूज, नॉर्म्स और बिहेवियर पैटर्न्स में समय के साथ होने वाले बड़े चेंजेस। हर सोसाइटी में चेंज होता है, लेकिन हर जगह इसका पेस और फॉर्म अलग होता है। सोशल चेंज के फैक्टर्स वो एलिमेंट्स हैं जो इस प्रोसेस को ड्राइव करते हैं। सोशियोलॉजिस्ट जैसे कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर और डर्कहाइम ने इकोनॉमी, कल्चर, पॉलिटिक्स और टेक्नोलॉजी के रोल्स को समझाया है। इस आंसर में हम मेजर फैक्टर्स को डिटेल में समझेंगे। मेन बॉडी। 1. टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स। रोल ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी सबसे पावरफुल ड्राइवर है। यह प्रोडक्शन, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट और लाइफस्टाइल को बदल देता है। एग्जाम्पल्स। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने मशीन्स लाके एग्रीकल्चर बेस्ड सोसाइटीज को इंडस्ट्रियल सोसाइटीज बना दिया। आज एआई और डिजिटल टूल्स वर्क और एजुकेशन को चेंज कर रहे हैं। इम्पैक्ट। टेक्नोलॉजी नई अपॉर्चुनिटीज लाता है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट और एथिकल इश्यूज भी क्रिएट करता है। स्मार्टफोन्स ने सोशल रिलेशंस को रीडिफाइन किया है। 2. इकोनॉमिक फैक्टर्स। इकोनॉमिक स्ट्रक्चर और चेंज। इकोनॉमिक कंडीशंस जैसे प्रोडक्शन मेथड्स और रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन सोसाइटी को अफेक्ट करते हैं। कार्ल मार्क्स ने इकोनॉमी को बेस माना जो सबको इन्फ्लुएंस करता है। एग्जाम्पल्स। कैपिटलिज्म ने अर्बनाइजेशन और क्लास डिविजन्स क्रिएट किए। सोशलिज्म ने इनइक्वालिटीज कम करने की कोशिश की। इकोनॉमिक बूम्स और क्राइसिस लाइफस्टाइल और माइग्रेशन को भी अफेक्ट करते हैं। ग्लोबलाइजेशन। आज के टाइम में ट्रेड और आउटसोर्सिंग ने कंजम्पशन और कल्चरल एक्सचेंज को बदल दिया है। 3. कल्चरल एंड आइडियोलॉजिकल फैक्टर्स। वैल्यूज और बिलीफ्स। कल्चर में लैंग्वेज, रिलीजन, कस्टम्स आते हैं। जब वैल्यूज चेंज होते हैं तो सोसाइटी भी इवॉल्व होती है। एग्जाम्पल्स। रेनेसॉन्स ने वेस्टर्न सोसाइटी को बदला। सिविल राइट्स और फेमिनिज्म ने इक्वालिटी के नॉर्म्स को चैलेंज किया। एजुकेशन। एजुकेशन अवेयरनेस और मॉडर्न वैल्यूज स्प्रेड करता है। लिटरेसी कैंपेन्स सोशल रिफॉर्म्स लाते हैं। 4. पॉलिटिकल एंड लीगल फैक्टर्स। गवर्नेंस और लॉस। पॉलिटिकल सिस्टम्स और पॉलिसीज सोसाइटी के डायरेक्शन को डिसाइड करते हैं। लॉस चेंज को इंस्टीट्यूशनलाइज कर देते हैं।
एग्जाम्पल्स: स्लेवरी अबॉलिश करना, वोटिंग राइट्स और इंडिया के रिजर्वेशन पॉलिसीज ने बड़े सोशल चेंजेस लाए। इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस: यूएन और इंटरनेशनल ट्रीटीज भी डोमेस्टिक पॉलिसीज को शेप करते हैं। 5. डेमोग्राफिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स: पॉपुलेशन और माइग्रेशन। पॉपुलेशन साइज या माइग्रेशन पैटर्न सोसाइटी की नीड्स को बदलते हैं। अर्बन माइग्रेशन ने मेगा सिटीज क्रिएट किए। एनवायरनमेंट: नेचुरल डिजास्टर्स, क्लाइमेट चेंज और रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी भी सोसाइटीज को अडेप्ट करने पे मजबूर करते हैं। कोविड-19 ने वर्क कल्चर और हेल्थ पॉलिसीज बदल दी। 6. इंटरैक्शन ऑफ मल्टीपल फैक्टर्स: सोशल चेंज अक्सर एक ही फैक्टर से नहीं होता। ज्यादातर चेंजेस मल्टीपल एलिमेंट्स के इंटरैक्शन से आते हैं। एग्जाम्पल: इंडस्ट्रियलाइजेशन में टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स और कल्चर सब इन्वॉल्व थे। आज ग्लोबलाइजेशन, क्लाइमेट चेंज और टेक एक साथ सोसाइटी को रीशेप कर रहे हैं। कंक्लूजन: सोशल चेंज एक कॉम्प्लेक्स और डायनामिक प्रोसेस है जो टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, कल्चर, पॉलिटिक्स, डेमोग्राफिक्स और एनवायरनमेंट से ड्रिवन होता है। ये फैक्टर्स इंडिविजुअली और मिलकर भी सोसाइटी को बदलते हैं। इसको समझने से हम रिफॉर्म्स और रेवोल्यूशंस को समझ सकते हैं। सोशियोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए ये टॉपिक समझना बहुत जरूरी है। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।